हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमर्स एकेडमी पे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो पढ़ा रहे थे, इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। उसका ये तीसरा लेक्चर आपके सामने आने जा रहा है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनको पता होगा कि हम लोग पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में सबसे पहले हम लोग जाना कि प्रायिकता होती क्या है, और फिर उसके सवालों को सॉल्व करने के लिए या उसकी चीजों को समझने के लिए हमने कुछ शब्दों या टर्म को समझा और जाना कि जैसे घटना क्या होती है, अनुकूल घटना क्या होती है, अनुकूल परिणाम क्या होते हैं। इसी तरह से एक सिक्के को उछालने पे जो भी संभावित घटनाएं हो सकती हैं, उनकी प्रायिकता को किस प्रकार निकाला जा सकता है। तो ऐसे कई चीजें हमने डिस्कस की थी। इसी तरह से एक साथ 2 सिक्के उछालने पर जो संभव परिणाम या जो संभव प्रायिकताएं हमसे पूछी जा सकती है, वो सब प्रायिकताओं के बारे में भी बात की। उन्हीं के आधार पे आप वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और अच्छे से उनको डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम याद दिलाते चले तो हम लोगों ने सिक्कों की प्रायिकता के बारे में पढ़ा था, और उसमें जाना था कि सिक्कों से रिलेटेड प्रायिकता में सवाल किस प्रकार के आ सकते हैं। 2 सिक्के उछाले थे, 2 सिक्के एक साथ उछालने पर क्या क्या संभावित घटनाएं हो सकती हैं, और उन घटनाओं की जो भी प्रायिकता हमें चाहिए होती है वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। और 3 सिक्कों के बारे में पढ़ा था कि अगर 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो कुल कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो आपको याद होगा कि कुल संभावित परिणाम इस केस में कितने आए थे, 8। और 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर जो संभावित परिणाम आए थे वो आए थे 4। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे एक सिक्के को हम उछालते हैं तो उसमें कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, 2। अब यहां से हम इसके सैंपल स्पेस की गणना कर सकते हैं। यहां से इसके सैंपल स्पेस की गणना कर सकते हैं। सैंपल स्पेस दोस्तों कुल संभव परिणाम ही होते हैं। कुल संभव परिणाम किसी भी इवेंट के घटित होने में या किसी भी घटना के घटित होने में जो कुल संभव परिणाम होते हैं, उसी को हम लोग सैंपल स्पेस एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक सिक्कों को उछालोगे, एक सिक्के को उछाला तो उसमें कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, 2। तो इसको अब 2 की पावर 1, क्योंकि सिक्का एक बार उछाला जा रहा है इसलिए 2 की पावर 1 लिखा। सिक्के को अगर 2 बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम बच्चों हमारे पास कितने होंगे, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। अगर सिक्के को 3 बार उछालते हैं, अच्छा ये 2 बार बार क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि सिक्के की बात हो रही है। तो सिक्के को उछालने पर 2 ही संभव परिणाम मिल सकते हैं। अगर यहां पे हम पासे की बात करते हैं तो एक पासे को उछालने पर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संभव परिणाम कुल कितने मिल सकते हैं, 6 एक पासे को। तो 2 पासे को उछालेंगे तो संभव परिणाम कुछ ज्यादा मिलेंगे। उसी तरह से एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम 2 मिलते हैं, इसलिए ये 2 को लिखा जा रहा है। और कितनी बार उछाला गया है ये हम घात में लिख रहे हैं। कितनी बार उछाला गया है, कितनी बार उछाला गया, ये क्लास 9th में हम लोगों ने सीखा है। ये हम घात में लिखते हैं कि कितनी बार उछाला गया। यहां पे 2 बार उछाला गया एक सिक्का, तो 2 की पावर 2। यहां पे 3 बार अगर उछाला जाएगा तो 2 की पावर 3। तो 2 क्या है, क्योंकि सिक्के में 2 ही आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल, इसीलिए 2 लिखा है। 3 बार उछाला गया है इसलिए 3 लिखा है। तो ये क्या हो गया, 8। मतलब अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम हमारे पास कितने आएंगे, 8। अगर 4 बार उछाले, 4 बार, तो 2 की पावर 4 तो हो जाएगा 16। टोटल सैंपल स्पेस से कुल संभव परिणाम हमारे पास कितने मिलेंगे, 16। ठीक, अब समझ गए। अब इसी आधार पे हम लोग पासे को भी, अगर 2 पासों को एक साथ उछालते हैं तो पासे में कुल संभव परिणाम है 6, और उछाला कितनी बार गया है,
2 बार, तो इसलिए टोटल संभव परिणाम कितने हो गए? 36। अगर हम 3 पासों को एक साथ उछालते हैं तो पासों में कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। कितने पासे उछाले गए हैं? 3। या कितनी बार उछाला गया है? 3 बार। तो 6 की पावर 3 तो हो जाएगा ये 216। तो इस टाइप से हम लोग ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इतना हमने रिवीजन कर लिया। अब एक क्वेश्चन 3 सिक्कों से रिलेटेड हम करेंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है 3 सिक्कों वाला, तो उसमें क्वेश्चन दिया है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या आप अधिक से अधिक 2 टेल आने की प्रायिकताओं को बता सकते हैं? क्वेश्चन आज का है, यदि एक सिक्के को तीन बार उछाला गया तो कम से कम बात हो रही है, या अधिक से अधिक पूछा जाए, कम से कम पूछा जाए, 2 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कर दी है। ठीक, तो यहां पे देखिए बच्चों कि यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है या 3 सिक्कों को एक बार उछाल दिया गया है साथ में, दोनों बात एक है। एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दो, तो बात एक ही है। और कहा गया है कि इन सिक्कों पर कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब बच्चों जब 3 सिक्के हम उछालते हैं तो हमारे पास कुल संभव घटनाएं कितनी हो सकती हैं? तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में भी, कि हो सकता है कि तीनों सिक्कों पर हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही तीनों सिक्के उछाले गए तीनों पे क्या आ जाए? हेड आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि पहले पे हेड आए और दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे टेल आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। या वो खुद जानते होंगे कि ऐसा संभव है कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए और तीसरे पे टेल आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए और तीसरे पे हेड आ जाए। या ऐसे हो सकता है कि पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए और तीसरे पे हेड आए। ऐसा भी तो संभव है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल आए, दूसरे पे टेल आए, तीसरे पे हेड आ जाए। या फिर पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे टेल आ जाए। या पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए और तीसरे पे टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। और या फिर हो सकता है कि तीनों पे टेल आ जाए। तो कुल संभव परिणाम हमारे पास क्या क्या है? कुल संभव परिणाम हमारे पास है ये सब। ये संभव कुल संभव परिणाम है। या तो तीनों हेड आ जाए, या पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा टेल आ जाए, या पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड आ जाए, या पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा हेड आ जाए, या पहला टेल, दूसरा टेल, तीसरा हेड, या टेल हेड, टेल या हेड, टेल टेल, या तो तीनों टेल। ऐसा है। कितने संभव परिणाम हैं? तो कुल संभव परिणाम की संख्या क्या है? कुल संभव परिणाम की संख्या इसी को बताया था कि जब इसको हम लोग ब्रैकेट में सेट के रूप में लिख देते हैं तो यही हमारे पास हो जाता है सैंपल स्पेस या कुल संभव परिणाम की संख्या। तो आप संख्या गिन सकते हैं कि कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल संभव परिणाम कितने हैं बच्चों? 8 है। अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट है, जिसकी प्रायिकता हम निकालना चाहते हैं, वो होता है अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यहां पे कितने होंगे? अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं इसमें। ये भाई 8 टोटल हो गए, लेकिन अनुकूल कौन कौन से हैं? अनुकूल क्या है? कम से कम 2 टेल आ जाए।
कम से कम 2 टेल हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। सवाल की भावनाओं को समझिएगा, क्वेश्चन जो कहना चाहता है इसको समझने की कोशिश करिए बच्चों। कि सवाल में क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम 2 टेल आ जाएं, कम से कम 2 टेल तो आए ही। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम 2 तो आएंगे ही, हो सकता है 3 भी हो सकते हैं। तो 2 से कम नहीं होना चाहिए। ये लैंग्वेज का मतलब तो ये है कि कम से कम 2 तो होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 2 कहां कहां मिलेंगे, 2 टेल की बात हो रही है। कम से कम 2 टेल कब मिल रहे हैं, कम से कम 2 टेल मिलेंगे यहां पे, कम से कम 2 टेल, 2 टेल यहां पे है। ठीक, तो कम से कम 2 टेल मतलब पहला तो ये हो गया कि पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि टेल पहले पे, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल आ जाए, और या फिर तीनों टेल आ जाए। कम से कम तो 2 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं। इस लैंग्वेज के कहने का मतलब ही यही है। उसके कहने का मतलब यही है कि कम से कम 2 तो जरूर आए, और ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए, यहां पे अगर लिखा होता है अधिक से अधिक 2 टेल आए, अगर लिखा होता कि अधिक से अधिक 2 टेल हो, इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 2 हो, उससे ज्यादा ना हो, भले कम हो जाए। कम होने का मतलब कि 1 टेल भी होगा तब भी काम चलेगा, 2 टेल होंगे तब भी काम चलेगा। तो उसके लिए संभव परिणाम कुछ और हो जाते, मतलब अनुकूल परिणाम कुछ और हो जाते। तो यहां पे अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी बच्चों, अब ये गिन लीजिए कितने हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ये संख्या आपको मिली 4, 1 2 3 4, संख्या मिली 4। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पे कि पीई जो थी हमारी प्रोबेबिलिटी, पीई, ई के घटित होने की घटना बराबर क्या थी, अनुकूल परिणामों की संख्या परिणामों की संख्या और बटे में था कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या, ऐसा लिखा था। अच्छा, इसको आगे चल के हम लोग ऐसे लिखते हैं, एन ई बराबर ई अपॉन एस। ई क्या होता है, इवेंट, घटना, ये जो घट रही है, जो अनुकूल परिणाम है इसको ए ही कहते हैं। कुल संभव परिणाम को एस सैंपल स्पेस कहा जाता है, जो हम बार बार नाम लेते हैं सैंपल स्पेस का, तो वहां से एस लिया गया है। एस का अर्थ होता है कुल संभव परिणाम, और ई इवेंट होती है जिसको अनुकूल परिणाम कहा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आगे चल के आप लोग पढ़ोगे, पीई इक्वल टू ई अपॉन एस। ठीक है, तो ये आगे की चीजें हैं, भी ये फॉर्मूला सही है आपके लिए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास कितनी है, 4, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 8। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/2। तो इस घटना की प्रोबेबिलिटी जो आती है बच्चों, वो कितनी आती है, 1/2। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, और हम फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं और नई चीज के साथ। इसको एक बार ध्यान से देखिए, समझिए, फटाफट आगे बढ़िए। हाँ तो बच्चों, अब देखते हैं, एक चीज है छोटी सी, इसको हम समझ लेते हैं 2 सेकंड के लिए। पूरक घटनाएं, पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोला जाता है इसको। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। पूरक घटना क्या होती है दोस्तों, बच्चों, कि किसी घटना के ना घटने की जो प्रायिकता होती है उसको पूरक घटना कहते हैं। किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, इसको ऐसे ही सीधे शब्दों में याद रखिएगा कि किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, ना घटने की प्रायिकता
पूरक घटना कहलाती है, पूरक घटना कहलाती है। किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीई बार से। पीई बार, देखो पीई होता है किसी घटना के घटने की प्रायिकता, और पीई बार हो गया किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, ये पीई बार लिखा हुआ है। अच्छा, किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता होगी कितनी? अब जैसे हमने एक उदाहरण दिया था, आपको याद होगा कि एक सिक्का है आपके पास और उसमें दोनों तरफ हेड है, दोनों तरफ क्या है? हेड है, और फिर कहा जाए उसको उछाला जाए और कहा जाए टेल आने की प्रायिकता बताओ, तो क्या आप बता पाएंगे टेल आने की प्रायिकता? तो आप कहेंगे उस पे जब टेल है ही नहीं तो टेल आएगा कैसे? तो वो हो गई हेड या टेल ना आने की प्रायिकता। तो ऐसे केस में जब टेल आ ही नहीं सकता, हमको पता है कि टेल आना असंभव है, तो इस केस में टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। और फिर उसी केस में दोनों तरफ हेड छपा हुआ है, उसी केस में कहा जाए कि हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कहेंगे हेड आने की प्रायिकता मतलब 100% हेड आना ही है, चाहे एक तरफ का हेड आए चाहे दूसरी तरफ का हेड आए। तो उसकी प्रायिकता आपसे पूछा जाएगा, तो कुल संभव परिणाम 2 और अनुकूल परिणाम भी 2, क्योंकि दोनों तरफ हेड मिल रहा है, तो 2/2 1। तो किसी भी घटना के 100% घटने की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है, और ना घटने की प्रायिकता होती है 0। तो ये अगर हम टोटल, इसकी वैल्यू होगी 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। अगर ये घट रही है तो ये हो जाएगी 0। मतलब इन दोनों का जोड़ 0 + 1 हमेशा क्या होगा? 1। मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता टोटल क्या होगी? 0। तो इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है कि पीई बराबर 1 - पीई बार, या फिर पीई बार बराबर लिख देते हैं 1 - पीई। तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 - किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता बराबर 1 - किसी घटना के घटने की प्रायिकता। ऐसे एक छोटा सा उदाहरण दीजिए, बता रहे हैं आपको कि आगे चल के, अच्छा अभी जब पासा वाला बताएंगे तो वहां पे थोड़ा सा आसान हो जाता है उदाहरण, बाकी और कुछ नहीं है। ये छोटा सा याद रखिएगा, फिर हम लोग थोड़ा आगे इसके चर्चा करते हैं। इस पे आप 2 सेकंड नजर डालिए, फटाफट समझिए इसको और नोट करिए अपनी कॉपी में, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे इसका यूज हम लोग करेंगे बीच बीच में। ठीक है, जल्दी से देखिए इसे। हाँ तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये टॉपिक है संख्याओं पर चर्चा। कौन सा टॉपिक है बच्चों? संख्याओं पर चर्चा। संख्याओं पर चर्चा। इस बात को हम व्यापक रूप से समझने के लिए एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं, और वो उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं हैं। एक क्वेश्चन है कि 1 से 20 तक की संख्याएं हैं, 20 तक संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, और उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन कि 3 के गुणज, 3 के गुणज के आने की प्रायिकता। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं 1 से लेके 20 तक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या चुनी जाने की प्रायिकता, ऐसे अभाज्य संख्या चुनी जाने की प्रायिकता। चुनी जाने की प्रायिकता। तो ऊपर वाला भी सवाल कुछ इस तरह है कि 3 के गुणज में से, 3 के गुणज के आने की प्रायिकता है, 3 का गुणज चुना जाने की प्रायिकता 1 से 20 तक की संख्याओं में
3 का गुणज चुना जाने की प्रायिकता या फिर अभाज्य संख्या के चुनी जाने की प्रायिकता, इन दो प्रश्नों का हल हमें इस उदाहरण के माध्यम से देना है। तो इसी उदाहरण के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि संख्याओं पर चर्चा या संख्याओं से रिलेटेड प्रायिकता में हाई स्कूल के स्तर पे आपसे किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा ढंग से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुल 1 से 20 तक संख्याएं लिख लेते हैं। कुल संभव परिणाम, अब हमारे पास एक बैग है, मान लो क्या है, एक बैग, और उसमें प्लास्टिक के नंबर्स भरे हुए हैं, वो नंबर है 1 से लेके 20 तक। या कार्ड है हमारे पास, टिकट है, टिकट कार्ड, कुछ कार्ड हैं, कार्ड उस पे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 1 से लेके 20 तक कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं। उन कार्ड्स को एक बॉक्स में रख दिया गया है और कहा गया है कि एक कार्ड उठाओ, उसमें से एक कार्ड निकालो और उस कार्ड पे 3 का मल्टीपल हो या 3 का गुणज हो, उसके आने की प्रायिकता क्या है। या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि उस कार्ड पे एक अभाज्य संख्या आ जाए या अभाज्य संख्या चुन ली जाए, इस बात की प्रायिकता क्या है। तो इस बात के लिए हम लोग बनाते हैं कार्ड। तो 20 कार्ड है हमारे पास, उस पे नंबर अंकित है कुछ 1 हो, क्योंकि 1 से लेके 20 तक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 नंबर्स के कार्ड रखे हुए हैं। उस कार्ड, उस बॉक्स में हमें हाथ डालना है, एक कार्ड निकाल लेना है। तो कुल संभव परिणाम की बात करें अगर, तो ये सब कुल संभव परिणाम है। कार्ड जब निकालेंगे तो इनमें से ही तो कोई एक संख्या आएगी हमारे कार्ड पे ऊपर। जब हम कार्ड निकालेंगे बॉक्स से, मान लो ये बॉक्स है और इसमें ये सब कार्ड रखे हुए हैं, तो उन कार्ड पे जो नंबर्स आ सकते हैं, टोटल चांस क्या है आने के, टोटल यही सब नंबर आ सकते हैं, इन्हीं में से कोई एक नंबर आएगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 20, क्योंकि यही हमारे पास टोटल संभव परिणाम है। इसका एक सेट बना लेते हैं और इसमें कितने नंबर हैं 20। अब बात करते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या। पहले हम बात करेंगे अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। अनुकूल परिणाम, तो बच्चों अनुकूल परिणाम लिखिए यहां पे। कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास जो घटना ई दी हुई है, उस घटना के अंतर्गत बताया गया है कि जो हम कार्ड निकाल रहे हैं उस पे जो नंबर आएगा वो 3 का गुणज या 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल कितने नंबर है यहां से लेके यहां तक, 3 के मल्टीपल कितने नंबर है यहां से यहां तक, तो 3 का मल्टीपल तो एक खुद 3 हो गया। फिर 3 का मल्टीपल अगला क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, अगला 3 का गुणज 3 3 जा 9, अगला 3 का गुणज क्या होगा 12, उसके बाद 3 का गुणज क्या मिलेगा 15, फिर क्या मिलेगा 18। तो इतने नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं और इन्हीं में से कोई एक नंबर आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो ये कुल अनुकूल परिणाम है। ये कौन है, अनुकूल परिणाम। इनमें से कोई भी एक मिल जाएगा तो हमारी ये प्रायिकता फुलफिल हो जाएगी। इनमें से कोई भी एक मिल गया तो ये प्रायिकता हमारी फुलफिल हो जाएगी, मतलब इसकी प्रायिकता हम लोग निकाल लेंगे। तो अब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है यहां पे, अनुकूल परिणामों की संख्या इसको शॉर्ट में NS लिखते हैं, NE लिखते हैं। जो हमारी घटना है उस घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटना जो है उसकी संख्या कितनी है, n का मतलब संख्या। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास 6। ये 6 ऐसी गिनती है जिनमें से कोई भी एक मिल जाएगी तो हमारा ऊपर वाला स्टेटमेंट प्रूफ हो जाए, मतलब सिद्ध हो जाएगा कि हमें 3 का मल्टीपल मिल गया है। अब प्रायिकता की गणना करते हैं। अगर PE
पीई क्या होता है अभी बताया था, कुल अनुकूल, मतलब जितने भी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या, इसी को हम लोग एनई कहते हैं शॉर्ट में, और बटे में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, इसको एनएस कहा जाता है, एनएस टोटल। तो यहां पे अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है बच्चों, हमारे पास 6, और कुल संभव परिणामों की संख्या क्या है यहाँ पे 20। तो 6/20, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा, तो 3/10 आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रायिकता बच्चों क्या आ गई, 3/10। तो ये यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर मिलता है। तो ये यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। अब बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि अभाज्य संख्या चुनी जाने की प्रायिकता, या उस कार्ड पे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसी तरह से इसको लगाएंगे। कुल संभव परिणाम तो हमारे पास 20 ही है। अनुकूल परिणामों की संख्या बदल जाएगी। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, अब बदल जाएगी। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम इसी में चेंज करते हैं, तब आप देखते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था। तो एक सेकंड के लिए इसको देखिए, या वीडियो पॉज करके लिखना चाहे तो लिख लीजिए। हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसके बाद। तो केवल हमें अनुकूल परिणाम बदलने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में जो हमें चाहिए वो अभाज्य संख्याएं चुनी जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, 1 से लेकर 20 तक। तो 1 से 20 तक लेकर सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है हमारे पास, प्राइम नंबर। 2 के बाद बच्चों क्या होता है, 3 अभाज्य संख्या। उसके बाद होती है 5, 5 के बाद है हमारे पास 7, 7 के बाद है 11, और 11 के बाद मिलेगी दोस्तों बच्चों 13, 13 के बाद हमारे पास जो अभाज्य संख्या है वो है 17, और 17 के बाद हमारे पास है 19। इतनी अभाज्य संख्याएं हैं 1 से लेकर 20 तक। तो देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई हमारे पास, 8। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास, यहां बदल जाएगा थोड़ा सा, कि अनुकूल परिणामों की संख्या एनई कितना है हमारे पास, 8। कुल परिणामों की संख्या एनएस क्या है हमारे पास, 20। यही एनएस है, इसी को हम लोग एनएस भी कहते हैं। तो ये है 20। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि अभाज्य संख्याओं के चुनी जाने की प्रायिकता। अब अगर संख्याओं पे कोई भी सवाल आता है, इन्हीं से ही खेलेगा आपके साथ, कुछ नंबर्स दे देगा, वो हमारे पास सैंपल स्पेस एनएस हो जाएंगे या कुल संभव परिणाम हो जाएंगे। फिर उन्हें में से कोई कंडीशन लगा के दे देगा कि 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताओ, या 2 का गुणज चुनी जाने की प्रायिकता बताओ, या 6 के गुणज, या ऐसे बोल देगा कि एक बॉक्स में 100 टिकट है और हर टिकट पे 1 से लेके 100 तक नंबर अंकित है। एक पे 1, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, इसी तरह से 100 तक नंबर लिखे हुए हैं। अब कहेगा कि हमें एक टिकट निकालना है और प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो कि उस टिकट पे 5 का गुणज हो। तो 5 के गुणज का मतलब क्या हुआ, या तो 5, या तो 10, या 15, या 20, 25, 30, 35। इस तरह से आप निकाल लेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे वो आप देख लेंगे। तो वो हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, और जो टोटल 100 थे वो थे संभव परिणाम। ऐसे निकाल देंगे, तुरंत आपके पास प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस मेन बात है समझना, कि अगर आप समझ जाते हैं एक बार अच्छे से, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को क्लियरली हैंडल कर लेंगे। ठीक है, इस पे आप एक सेकंड के लिए नजरें डालिए, फिर हम अगले अपने क्वेश्चन या उदाहरण की तरफ आते हैं। तो फटाफट इसको देखिए एक बार।
तो हम आते हैं अपने अगले उदाहरण के साथ। इसको भी एक मतलब इसी का एक क्वेश्चन है, उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं, जिससे जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरे बिना सॉल्व कराए भी आप सॉल्व कर लेंगे अगर यहाँ पे आप समझ लेते हैं एक बार तो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हर एक पॉइंट समझाया गया है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 100% आपको पूरी तरह से ये टॉपिक समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जीतू 1 से लेकर 100 101 तक अंकित संख्याओं वाले टिकट में से या टिकटों में से एक टिकट उठाता है तो पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं कि टिकट पर अंकित संख्या एक पूर्ण वर्ग हो या अंकित संख्या पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। और दूसरा एक क्वेश्चन और ले रहे हैं कि टिकट पर अंकित संख्या 7 का गुणज हो, 7 का गुणज हो। तो इस टाइप से दो क्वेश्चन हमारे पास हैं। एक अच्छा खासा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और इसको आप सॉल्व करिए और सॉल्व करिए अच्छे से समझिए भी। तो इसके सॉल्यूशन पे बच्चों हम लोग आते हैं, तो कुछ बच्चे तो इसका हल निकाल भी लेंगे। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले हम लोग NS देखेंगे, कुल संभव परिणाम। क्या देखेंगे? कुल संभव परिणाम। कितने होंगे संभव परिणाम? तो जो टोटल नंबर लिखे हुए हैं वो 1 से लेके 101 तक लिखे हुए हैं, तो कुल संभव परिणाम हमारे पास क्या है? 101। 101 कुल संभव परिणाम है, क्योंकि 1 से लेके 101 तक टिकट अंकित है, उस पे नंबर के टिकट है। कुल संभव परिणाम ये हो गई। ये दोनों केस के लिए सेम ही रहेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन एक ही है, उसी पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये पार्ट दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि पूछा गया है कि टिकट पर अंकित संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग संख्या आप लोगों को पता होगी कि ऐसी संख्याएं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आता है, या जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या होता है, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। जैसे सबसे पहले हमारे पास, अच्छा एक बार लिख लेते हैं कि जो हमें अनुकूल परिणाम चाहिए, अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? इसको NE से लिखा जाता है, NE, या केवल E से लिखा जाता है। अभी बताएंगे NE कब लिखेंगे। केवल घटना की बात की जा रही है कि वो घटना कौन सी है? पूर्ण वर्ग आने की संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो पूर्ण वर्ग कैसे कैसे हो सकता है? अगर 1 आ जाता है टिकट पे, तो 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1, ये भी एक पूर्णांक है। अगर 4 आ जाता है तो 4 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा? 2 भी एक पूर्णांक है। इसी तरह से हमारे पास अगर आ जाता है 4 के बाद 9, तो ये भी एक पूर्णांक है। उसके बाद 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। इतनी संख्याएं ऐसी हैं बच्चों हमारे पास जो पूर्ण वर्ग है। इन सबका वर्गमूल एक पूर्णांक ही होगा। 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10, 64 का वर्गमूल 8, 49 का वर्गमूल 7, 36 का वर्गमूल 6। यही बात उन्होंने पूछी थी। तो अब यहां पे देखिएगा, अब हम देखते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या,
इसी को बच्चों हम लोग NS से भी लिखते हैं, NS से। ओके, तो अनुकूल परिणाम टोटल हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने हो गए? 10। अब यहां पे हम निकाल सकते हैं पीई। तो पीई का फॉर्मूला अभी बताया था, NE अपॉन NS होता है। इस बात को चाहे तो आप हिंदी में भी लिख लीजिए, पूरा फॉर्मूला होता है अनुकूल संभव परिणामों की संख्या और बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, ऐसा लिखा जाता है। इसी बात को हम लोग शॉर्ट में NE अपॉन NS करके भी लिख देते हैं। तो अब हमारे पास प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? कुल अनुकूल संभव परिणामों की संख्या तो आ गई 10, और कुल संभव परिणाम कितने थे? 101। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 10 अपॉन 101, 101, 10 अपॉन 101। बस इतना सा करना था यहाँ पे। अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं, तो टिकट पर अंकित संख्या 7 का गुणज हो, ऐसी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि वो संख्या क्या हो? 7 का गुणज हो। ठीक। अच्छा, एक बात और यहां पे समझ लीजिए कि जैसे आपसे पूछी गई थी कि टिकट पर अंकित संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। अगर हम कहें टिकट पर अंकित संख्या एक पूर्ण वर्ग ना हो, पहला तो सवाल यही था कि संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो उसके लिए हमने आंसर निकाला। लेकिन अब अगर सवाल में पूछ जाए कि पूर्ण वर्ग ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? अभी कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था आपसे कि किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता वो क्या होती है? उसको पीई बार से लिखा जाता है, और 1 माइनस किसी घटना के घटने की प्रायिकता, ऐसा लिखा गया था। तो अगर सवाल में पूछा जाए कि टिकट पर अंकीय संख्या एक पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना होने का मतलब कि इनमें से वो कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसके बीच वाली संख्याओं को गिन लो, तो कुल अनुकूल संभव परिणाम आ जाएंगे, और बटे में संभव परिणाम 101। तो बताओ, गिन पाओगे? गिनो। इनके बीच में इनको छोड़ के बाकी कितनी संख्या है? तो वैसे तो आप बता सकते हो कि ये 10 ये थी, तो इनको निकाल दो, 91 संख्याएं बची। तो अगर कोई बड़ा क्वेश्चन होता, उसमें ज्यादा सैंपल स्पेस होते, तो कैसे चूज करते कि हमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए? जैसे भी ताश की गड्डी वाला आएगा, तो वहां पे इन फॉर्मूले का बहुत यूज होगा। तो यहां से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि किसी भी संख्या घटना के ना घटने की प्रायिकता, मतलब कि संख्या के पूर्ण वर्ग ना होने की प्रायिकता 1 माइनस संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता। तो पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या है? 100 बटे 101। तो यहां से माइनस कर दो 10 बटे 101। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 91 अपॉन 101 आ जाएगा। ये हो जाएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या ना होने की प्रायिकता। बस सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आते हैं, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है कि 7 का गुणज होने की प्रायिकता। तो 7 का गुणज कब हो सकता है? 7 का गुणज तभी होगा जब वो संख्या 7 के पहाड़े में आती होगी। तो 7 का पहाड़ा आपको आता ही होगा, 7 का पहाड़ा लिख लीजिए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या या अनुकूल परिणाम लिखिए पहले। तो ये अनुकूल परिणाम होंगे 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 70 के बाद 77, 84, 91 और 98। इतने चांस हैं 7 का गुणज आने के। ये संख्या अगर कोई भी आ गई इनमें से, तो ये सब 7 के गुणज है, इतना जो पता है आपको। लेकिन अनुकूल परिणामों की संख्या है कितनी? अनुकूल परिणामों की संख्या, क्योंकि वहां पे संख्या लिखनी है, परिणामों की संख्या, इसको लिखा जाता है NSNE से। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14, कितना हो गया 14। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आप कि 7 का गुणज होने की प्रायिकता पीई बराबर एनई अपॉन एनएस। एनई यहाँ पे है 14 और एनएस क्या है 101, तो ये इसका आंसर मिल गया। ठीक, तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। उम्मीद करते हैं कि इन दो उदाहरणों की सहायता से आप संख्याओं को लेकर जो प्रायिकता पूछी जाती है उनको हैंडल करने में सफल होंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग पासे पर चर्चा करेंगे, एक पासे के लिए, दो पासे के लिए। फिर हम लोग ताश की गड्डी पे चर्चा करेंगे कि ताश की गड्डी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे पास, और फिर एक्सरसाइज लगाएंगे और हमारा ये चैप्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो सब ध्यान से लगे रहे इस वीडियो पे और सारी इस वीडियो देखें, ध्यान से समझे। इसके साथ ही एक सूचना है कि हमारे पास कक्षा 10 कक्षा 12 के जो साइंस के नोट्स हैं अवेलेबल हैं। कक्षा 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स प्रिंटेड और पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हैं। जो भी संपर्क कर सकते हैं वो प्रिंटेड अगर लेना चाहते हैं तो वो परचेस कर सकते हैं, और जो भी पीडीएफ परचेस करना चाहें पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उस पर आप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चे इस वीडियो को पढ़ें, एंजॉय करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक सभी के लिए बाय बाय।